आपके अपने YouTube चैनल भूमजा एकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के इतिहास का सेगमेंट चलाया जा रहा है, उसमें आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है गुप्तकाल। और हम लोग आज बात करेंगे गुप्तकाल के बारे में। चलते हैं और देखते हैं गुप्त साम्राज्य के मामले में। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, यहाँ पर आप देखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे बताया गया है? श्रीगुप्त को। पहला शब्द यहीं से हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल का या गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन था? श्रीगुप्त था। ये ध्यान रखना है, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी और लगभग 275 ईस्वी में इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन ये बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये जो इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, संभवतः ये क्षत्रप या सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, क्योंकि एक ही अभिलेख में देख रहे हैं इनके पुत्र घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहे हैं, जो इस बात की तरफ संकेत देता है कि ऊपर के जो दो महत्वपूर्ण शासक हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच, किसी न किसी जो इसके पूर्व के राजवंश थे उनके अधीन शासन कर रहे थे। और इस पर भी विद्वानों का यह मानना है कि इससे पहले अगर महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहे हैं तो है कनिष्क, जिन्होंने लिखा है महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्क को। और संभवतः ऐसा लगता है कि कुषाण वंश के सामंत रहे होंगे। किसके? कुषाण वंश के सामंत रहे होंगे। तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि जो श्रीगुप्त हैं, इन्हें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इनके पुत्र हैं घटोत्कच, देखा जाए। और ये दोनों लोग महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारणों की चर्चा करने के लिए हम लोग आगे की स्लाइड में चल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, उन्होंने सिक्के चलाए, उन्होंने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत भी की। और इसके अलावा अगर देखें तो अपने राजरोहण को यादगार बनाए रखने के लिए उन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की। तो यहाँ पर देखते हैं उपाधियों में महाराजा धीराज की उपाधि। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का वो कौन सा पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा उत्तर? चंद्रगुप्त प्रथम। हमें भूलना नहीं है, इनकी पत्नी कुमार देवी थी और जो लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। गुप्त साम्राज्य बहुत सामान्य सा उस दौर में राजवंश था और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उस समय लिच्छवी गणराज काफी, देख रहे हैं, मजबूत गणराज्यों की श्रेणी में आता था। और यही वजह है कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी जो कुमार देवी थी, उनके साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ। और इस बात की पुष्टि देखा जा रहा है उनके द्वारा चलाए गए मुद्राओं से भी होती है, जो लिच्छवी प्रकार की मुद्राओं के नाम से जानते जाते हैं। राजा रानी प्रकार की मुद्रा कही जाती हैं। कुछ विद्वान इसे विवाह प्रकार की मुद्रा भी कहते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का यह पहला शासक है जिसने मुद्रा निर्गत करवाई, यानी मुद्राएं चलाने का प्रयास किया। मुद्राओं के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इससे पहले श्रीगुप्त हों या घटोत्कच हों, उनके कोई भी सिक्के हमें प्राप्त नहीं होते। तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने मुद्राएं निर्गत कराई। और ये जो भी सिक्के थे, देखा जाए मुद्रा थी, ये किस धातु की बनी हुई थी? सोने की थी। किसकी? सोने की। तो यहाँ एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का वो कौन सा पहला शासक है जिसने पहली बार सोने के सिक्के चलाए? यहाँ पर भी आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को हमें नहीं भूलना है। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे।
ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने सिक्के भी चलाए, महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की, और गुप्त संबंध भी चलाया, साम्राज्य विस्तार भी किया, और राज्य को कहीं न कहीं स्थिरता और अस्थायित्व भी प्रदान किया। ठीक। तो और इसके अलावा हम देखते हैं, इन्होंने अपने राजारोहण को यादगार बनाए रखने के लिए गुप्त संवत की शुरुआत की। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, गुप्त संवत, जैसे आपसे विक्रम संवत पूछा जाता है 57 ईसा पूर्व, शक संवत पूछा जाता है 18 ईस्वी में देखा जाए, उसी प्रकार 78 ईस्वी में, इसी प्रकार से 319 में देख रहे हैं कैसे आपको गुप्त संवत आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर शक संवत ध्यान रखना है। 78 एडी। ठीक है ना, कनिष्क को जब हम पढ़ा रहे थे तो हम लोग इस बात कर चुके हैं। इसके बाद आपको ये भी देखना है 319 ईस्वी में कैसे चंद्रगुप्त प्रथम अपने राजारोहण को यादगार बनाए रखने के लिए उन्होंने जिस संवत की शुरुआत की उसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं, और जिसकी तिथि है 319 ईस्वी। इस संवत का सर्वप्रथम जो प्रयोग है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो संवत है इसका पहली बार प्रयोग गुप्त वंश के किस शासक ने किया है, तो हमें ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया है। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और देख रहे हैं हम समुद्रगुप्त के मामले बारे में। और समुद्रगुप्त के बारे में ये जानिए कि ये एक ऐसा शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इसके लिए इसने कई युद्ध भी लड़े, कई अभियान किए, और इनके अभियानों को देखा जाए उत्तरापथ के अभियान, दक्षिणापथ के अभियान, आठवीं मतलब जंगली राज्यों पर विजय, सीमावर्ती राज्यों पर विजय और विदेशी राज्यों के विजय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। और उसके प्रति इनकी अपनी कुछ नीतियां भी थी, यानी सर्वाधिक विस्तार अगर गुप्त साम्राज्य का जो श्रेय जाता है वो समुद्रगुप्त को जाता है। महान संगीतक देख रहे हैं, समुद्रगुप्त को महान संगीतज्ञ कहा गया है, और ये भी जानते हैं कि इसका प्रमाण इनके सिक्के से भी प्राप्त होता है, और उन्होंने बीड़ा प्रकार के सिक्के आपको मतलब बजाते हुए दिख रहे हैं, बीड़ा प्रकार के सिक्के बजाते हुए इन्होंने मुद्राएं निर्गत कराई हैं। यानी बीड़ा प्रकार के सिक्के किस शासक के थे? समुद्रगुप्त के थे, ये हमें नहीं भूलना है। किसके? बीड़ा प्रकार के सिक्के किसके थे? समुद्रगुप्त के थे, जो इस बात की तरफ संकेत देता है कि समुद्रगुप्त का कहीं न कहीं जो रुचि थी वो संगीत में भी थी। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में उसे कविराज कहा गया है। क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। एक इसकी खास तौर पर इसको जो संबोधित किया है लिच्छवी दौहित्र से कहा गया है। हमने कहा है जब पैतृक राजवंश कमजोर होता है और लगता है कि नाना का पक्ष मजबूत है, तो हर कोई बच्चे के स्वभाव होता है या कि अपने नाना पक्ष से अपने आप को जोड़ करके बताने का वो प्रयास करता है या करता है। इसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पर उसे गुप्त वंश से संबंधित नहीं बल्कि लिच्छवियों का नाती, लिच्छवियों का दौहित्र कहा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि गुप्त वंश का वो कौन सा शासक है जिसे लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जानते हैं लिच्छवी की स्थिति बड़ी मजबूत थी और गुप्त वंश के जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। ठीक है ना, और लिच्छवियों का कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव भी था, और यही वजह है कि देखा जाए कि इसने खुद को अपने क्या कहा? लिच्छवी दौहित्र कहा। इसलिए इस अश्वमेध यज्ञ का भी संपादन किया। अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने वाला गुप्त वंश का ये पहला शासक था, ये हमें वही भूलना है। ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने वाला, और जो अश्वमेध यज्ञ होता है ये साम्राज्य विस्तार के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए होता है? साम्राज्य विस्तार के लिए होता है। और गुप्त वंश का वो कौन सा पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो वो कोई और नहीं था, वो समुद्रगुप्त था, ये भूलना नहीं है हमें। ठीक है ना, देख रहे हैं इसने अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी चलाए, अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी चलाए, बीड़ा वादन प्रकार के भी इसने सिक्के चलाए। ये दो सिक्के हमें जरूर ध्यान रखना है। अन्य नाम में से इसका नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है, और इसके विजयों के आदर्श के कारण इसे धरणबंधी के नाम से भी बंद के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन का राजदूत से इसने भेंट किया और उसके प्रति देखा जाए प्रसभोधरण की नीति भी अपनाई। हमने एक बात की चर्चा की थी कि समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, इसने कई युद्ध लड़े, और उसकी इसी विशेषता के कारण विंसेंट आर्थर स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत की नेपोलियन की उपाधि से नवाजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समुद्रगुप्त के बारे में 3-4 बिंदु बहुत ध्यान रखना है, बिंदुओं पर ध्यान रखना है। पहले आप देख रहे, पूछा जा सकता है गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने महान संगीतज्ञ कहा जाता है?
किसने कविराज की उपाधि धारण की, किसने बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के चलाए, किसने पहली बार अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया, अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के किसके थे, और साथ में हम देख रहे हैं ये किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। आगे हम समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के 12 राज्यों की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से जुड़ा जाता है जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ का अभियान किया था तो दक्षिणापथ में कहा जाए उस रास्ते में देखा जाए जिन 12 राज्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी उनका ब्यौरा इस प्रकार है, जहां पर कौशल के महेंद्र है, महाकांतक के व्याघराज है। देख रहे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ का अभियान किया था उस समय कौशल का शासक कौन था। इस तरीके पृष्ठपुर के महेंद्रगिरी हैं, कांची के विष्णुगुप्त, कई बार आपसे पूछा गया है दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण भारत में कांची का शासक समुद्रगुप्त के समकालीन कौन था, ये हमें ध्यान रखना है। बेगी का ऐसे हस्तिवर्मा भी पूछा गया है, ठीक है। कोट्टूर के बारे में स्वामी दत्त हैं, ठीक है ना, एरंडपल दमन के हैं, तो ये है महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से देखा जाए पलक्का उग्रसेन का है, लेकिन अवमुक्त नीलराज को हमें ध्यान रखना है, और कुस्तलपुर के धनंजय को हमें ध्यान रखना है। देवराष्ट्र के कुबेर को भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन दक्षिणापथ के अभियान में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पर देख रहे हैं कांची के विष्णुगुप्त, ये आपसे कई बार पूछे हैं, इसे ध्यान रखना है हमें कि जिस समय समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ का अभियान किया था उस समय कांची का शासक कौन था, तो कांची का शासक कौन था, विष्णुगुप्त था, ये हमें नहीं भूलना है। ठीक, आगे चलते हैं और हम लोग देख रहे हैं समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे वो 6 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे। गरुण प्रकार, धनुर्धारी, परशुर प्रकार, अश्वमेध प्रकार, देख रहे हैं व्याघ्र हनन, वीणा वादन। लेकिन हमने कहा था इसमें 2 सिक्कों के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, एक तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के और एक वीणा वादन प्रकार के सिक्के, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए। और ये जो सारे सिक्के हैं किसके हैं? ये सोने के बने हुए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये किसके बने हुए हैं? सोने के बने हुए हैं, क्योंकि अभी चांदी की मुद्राएं निर्गत नहीं कराई गई हैं। चांदी के सिक्के जारी कराने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। यहाँ से देख रहे हैं चांदी के सिक्कों की शुरुआत होती है, लेकिन पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए गुप्त काल में? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके बाद आपने देख रहे हैं समुद्रगुप्त द्वारा 6 प्रकार के सिक्के जारी किए गए। और अगर वैसे देखा जाए तो सोने के सिक्के पहली बार जो जारी किए वो हिंद एवं शासक मिनांडर है, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? वो कनिष्क हैं। ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये समकालीन 5 समवर्ती राज्य हैं, समतट, डवाक, कामरूप, कुर्तपुर, नेपाल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें अश्वमेध प्रकार और व्याघ्र हनन प्रकार के बारे में जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में, जहां से हमें सबसे प्रमुख स्रोत, प्रमुख मतलब देखा जाए उनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। यही पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। 3 अभिलेख हैं, उन्हें हमें ध्यान अगर रख लेंगे तो एक आध अभिलेख के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, उसके रचनाकार कौन थे? वत्सभट्टी। इसी प्रकार से एहोल अभिलेख रविकीर्त से संबंधित है। किससे है? रविकीर्त से संबंधित है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एहोल अभिलेख के रचनाकार रविकीर्त हैं, लेकिन वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो कम से कम रचनाकार के बारे में हम केवल पूछ रहे हैं। अगर पुलकेशिन द्वितीय दे तो आपको रविकीर्त लगाना है, यदि आपको प्रयाग प्रशस्ति दे हरसेन लगाना है, मंदसौर दे तो वत्सभट्टी लगाना है। ये जरूर ध्यान रखना है हमें। हम कह रहे हैं ये जो लेख लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति पूछ सकता है किसके स्तंभ पर लिखाया गया है? कि स्तंभ लेख पर, तो देखा जाए अशोक के स्तंभ लेख पर ही लिखाया गया है। और जिसकी शैली कैसी है? चंपू है। कुछ बातें यहाँ गद्य में हैं और कुछ कैसी हैं? पद्य में हैं। इसी अभिलेख में पाटलिपुत्र को पुष्य नगर के नाम से संबोधित किया गया है। पाटलिपुत्र को पूछा जा सकता है प्रयाग प्रशस्ति में किस नाम से जाना गया है? तो आपको जाना है पुष्य नगर के नाम से इसे जाना गया है। इसी प्रशस्ति में गंगा अवतरण का जिक्र किया गया है, ये भी हमें नहीं भूलना है। और इस जो प्रशस्ति है उसमें अशोक के, जहांगीर के और बीरबल के लेख हमें प्राप्त होते हैं, ये जरूर देखना है। इसी जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति है जो प्रारंभ में कौशाम्बी में थी,
कैसे देखा जाए अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसे कहाँ पर, क्या नाम है, प्रयाग में स्थापित कराया। उस पर अशोक के, जहांगीर के और स्वयं देख रहे हैं क्या, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में, और बीरबल के लेख भी प्राप्त होते हैं। ठीक, 7वें श्लोक का आरंभ समुद्रगुप्त के सामरिक विजय से ही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ 21वीं 22वीं और 23वीं पंक्ति की बात है जिसमें आर्यावर्त और आठविक राज्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रयाग प्रशस्ति से एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हैं वो हर्षेण हैं, और अशोक के स्तंभ पर यह प्रशस्ति लिखी गई है। प्रारंभ में यह अभिलेख जो है कौशाम्बी में था, जिसकी शैली कैसी है, चंपू है, और इसी में पाटलिपुत्र को पुष्यनगर के नाम से जाना गया है। गंगा अवतरण की भी चर्चा इस प्रशस्ति में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। इनकी माता का नाम दत्त देवी था और समुद्रगुप्त इनके पिता थे। गुप्त लेखों में ये इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। गुप्त लेखों में देखा जाए इन्हें तत्पर गृहीत शब्द मिलता है, और साम्राज्य विस्तार का साधन इन्होंने जो अपनाया वो वैवाहिक संबंध भी था, और देखा जाए युद्ध था, युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और वैवाहिक संबंधों में इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने जो विवाह किया था वो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से किया था। ठीक है ना, एक विवाह की चर्चा ध्रुव देवी से भी मिलती है। देख रहे हैं इनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, जिनका विवाह देखा जाए रुद्रसेन द्वितीय अर्थात वाकाटक राजवंश में हुआ था। ठीक है ना, तो और कुमारगुप्त का जब कदम्बों की बात आएगी तो हम लोग देखेंगे ही। शकों पर विजय प्राप्त की इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। इन्होंने शकों को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया था, और उनमें महत्वपूर्ण इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का वो कौन सा पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश में हुआ था? वाकाटक वंश में था, ये हमें नहीं भूलना है। ठीक है ना, किस वंश में था? वाकाटक वंश में था, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है पूछ सकता है कि कुबेर नागा का संबंध था भाई किस रूप में? चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी के रूप में, ये भी हमें ध्यान रखना है। और कुबेर नागा का संबंध जो है वो नाग वंश से था, हमें भूलना नहीं है। ठीक, आगे देख रहे हैं इनके आदर्श के कारण इन्हें कृष्ण पृथ्वी जय, ठीक है ना, समस्त पृथ्वी को जीतने वाला और कहा गया है। इन्होंने भी सिक्कों का प्रचलन कराया था। इनके सिक्के सोना, चांदी और तांबे के प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने सोने के अलावा देखा जाए चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए। इनके अन्य नाम देवगुप्त, कई बार पूछा गया है गुप्त वंश के शासक देखा जाए वो कौन सा था जिसे हम देवगुप्त के नाम से जानते हैं। देवराज भी ने कहा जाता है। इनका एक महत्वपूर्ण अभिलेख कुतुब मीनार दिल्ली में देख रहे हैं कि परिसर में प्राप्त हुआ है, और जिसे हम मेहरौली के लेख के नाम से जानते हैं, और यह लोहे का बना हुआ है, लोहे, ठीक है ना, और जिसमें देख रहे हैं चंद्र शब्द का जिक्र किया गया है। और यहाँ ये देख रहे हैं इस चंद्र का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से लगाया जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? मेहरौली लेख का संबंध किससे संबंधित है? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये कहाँ पर है? तो आपको दिल्ली में बताना है, कुतुब मीनार परिसर में है। और ये सबसे बड़ी बात लोहे की बनी हुई है। इतने लंबे समय के बाद इस पर जिस तरीके से पॉलिश है, वो पॉलिश पर अभी भी देख रहे हैं धूप के, बरसात के इतने थपेड़े सहने के बावजूद भी इसमें किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है। और यही वजह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है उस समय के टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी तकनीकी की दृष्टि से भी। और साथ में यहाँ पर जिस की चर्चा की गई है चंद्र की, उस चंद्र का संबंध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से लगाया गया है। इसलिए अन्य उपाधियों में विक्रमादित्य की उपाधि आपने देखा ही, परम भागवत की उपाधि और सकार की उपाधि को भी हमें ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो उपाधि खास तौर पर देखा जाए, विक्रमादित्य की उपाधि, सकारी की उपाधि और परम भागवत की भी इसने उपाधि धारण की थी। इसके अधिकारियों में वीरसेन जो कि संत विग्रहिक भी था और सचिव भी था, आम्रकार्दो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति था। इनके समय तक आते आते कई विभागों का जो पद है किसी एक व्यक्ति को भी सुपुर्द किया जाने लगा था। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना है इनके अन्य नाम देवगुप्त, देवराज हैं। मेहरौली लेख का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से है। जो
लोहे से, लोहे के धातु से देखा जा रहा निर्मित है। और यह भी देखना है विक्रमादित्य, परम भागवत और साकार इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि नवरत्नों का संबंध गुप्त वंश के किस शासक के दरबार से था, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में लगाना है। आप देख रहे हैं कालिदास का संबंध कैसे है नवरत्नों में। एक कवि के तौर पर धर्मंतरी क्या थे, चिकित्सक थे। वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी, कोशकार हैं। शंकु वास्तुकार हैं। छपड़क ज्योतिष हैं। वर्रुच व्याकरण का मतलब व्याकरण के विशेषज्ञ हैं। बेताल भट्ट जादूगर हैं। और घटकर पर कूटनीतिक हैं। घटकर पर कूटनीतिज्ञ हैं, ये हमें ध्यान रखना है। घटकर पर कूटनीतिज्ञ हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग घटकर पर कूटनीतिज्ञ है, हमें भूलना नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। फाहियान हम देख रहे हैं। एक भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर एक उत्तर हमारा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। जिसने फोकोकी, जिसने जिसने किसका, एक मिनट के लिए, जिसने फोकोकी है ना, ये फोकोकी की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, ये यहाँ पर दिया गया है। 402 से 12 ईस्वी में भारत का भ्रमण भी किया। इसने मध्य देश के ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की है। बाजार, बूचड़खाने और मदिरालय विहीन थे। क्रय विक्रय में इसने एक शब्द यहाँ पर दिया है, कौड़ियों के द्वारा होता था। जो गुप्त साम्राज्य जिसे हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, उस पर कहीं न कहीं देखा जाए एक गिरावट का संदेश देता है। क्यों? क्योंकि कौड़ियों का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट। और इस बात की चर्चा कौन कर रहा है? फाहियान कर रहा है। वो भी एक महत्वपूर्ण शासक के समय कर रहा है, जिसके समय में पूरे पूरे गुप्त साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। सर्वाधिक विस्तार आप देख रहे हैं वो समुद्रगुप्त ने किया, लेकिन उस विस्तार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। और देख रहे उसी के समय फाहियान यात्रा कर रहा है और ये कह रहा है कि इनके शासनकाल में देख रहे हैं कौड़ियों के द्वारा व्यापार या क्रय विक्रय होता था। लेन देन किसके माध्यम से? कौड़ियों के माध्यम से होता था। जो कहीं न कहीं देखा जाए, जो हम एक कल्पना करते हैं समुद्रगुप्त पूरे पूरे गुप्त काल को जो हम स्वर्णकाल कहते हैं, चतुर्दिक विकास का काल कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं है कि गिरावट का ये संदेश देता है। ठीक है ना। इसने जेतवन विहार की भी प्रशंसा की है। ठीक है ना। कपिल वस्तु नामक नगर को उजड़ा हुआ इसने बताया है। इसके समय में आते आते ऐसा लगता है कि जो कपिल वस्तु नगर था उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट में, और हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र हैं और जिन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के समय में ही देखा जाए नालंदा विहार की स्थापना की गई थी। किसकी? नालंदा विहार की। बाद में वो नालंदा विश्वविद्यालय बना, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। कई विदेशी यात्री वहाँ पर आए और उन्होंने अध्ययन किया और उसकी बड़ी महत्ता थी। और हम देख रहे हैं लंबे झंझावात के बावजूद भी आज भी नालंदा अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। और बाद में देख रहे हैं बख्तियारुल खिलजी का कैसे वहाँ पर आक्रमण हुआ, और वहाँ पर इतना किताबों का संग्रह था, लाइब्रेरी इतनी रिच थी कि उसके आग लगाने के बावजूद भी वो लाइब्रेरी देख रहे हैं वो 6 महीने तक वो जलती रही, जो इस बात की तरफ संदेश देता है कि वास्तव में वहाँ पर बड़े पैमाने पर किताबें संग्रहित थी। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं महेंद्रादित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेवी से इन्हें उत्पन्न बताया गया है। सर्वाधिक गुप्तकालीन जो अभिलेख है, ये प्रश्न पूछ सकता है, इसी के प्राप्त होते हैं। और सर्वाधिक प्रकार के जो सिक्के हैं वो भी इसी के हैं। यानी देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में पहली बार सिक्के किसने चलवाए, तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। आपसे पूछा जाए बीड़ा प्रकार के सिक्के किसने चलाए, आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाए, आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगर पूछा जाए पहली बार चांदी के सिक्के किसने चलाए, उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त वंश में किसने चलाए, उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। सबसे ज्यादा अभिलेख किसके थे, कुमारगुप्त प्रथम के थे। और बिलसड़ एक ऐसा अभिलेख है देखा जाए बिलसर के बारे में, जहां पर गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है, जहां पर गुप्तों की वंशावली
प्राप्त होती है, ये हमें ध्यान रखना है। मंदसौर अभी भी जो चर्चा कर रहे थे, जिसके रचनाकार कौन है, वत्स भट्टी हैं। इसने कार्तिकेय प्रकार की मुद्राएं निर्गत कराई, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ मुद्राएं कुछ विशेष शासकों के लिए विशेष हैं, जैसे आप देख रहे हैं पर्यंक प्रकार के सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्तिकेय प्रकार का सिक्का देख रहे हैं कुमारगुप्त के लिए महत्वपूर्ण है, और वृषभ प्रकार का सिक्का देख रहे हैं स्कंदगुप्त के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अगर बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के पूछे समुद्रगुप्त आपको लगाना है, पर्यंक प्रकार का पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगाना है, अगर आपसे कार्तिकेय प्रकार का सिक्का पूछे तो हमें कुमारगुप्त लगाना है, और अगर वृषभ मतलब बैल प्रकार के में बैल का अंकन युक्त सिक्का पूछे तो हमें स्कंदगुप्त लगाना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। पिता कुमारगुप्त प्रथम ही हैं, और देख रहे हैं इनकी माता का नाम देवकी है, और गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था। इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। वो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं, ये क्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं। इससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय देख रहे हैं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं, और फिर आप समुद्रगुप्त देख रहे हैं, परक्रमांक की उपाधि धारण कर रहे हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं, ये हमें नहीं। इसलिए देखा आ गया ना, इसने वृषभ प्रकार के सिक्के चलाए। किसने प्रकार के? वृषभ प्रकार के सिक्के किसके हैं, हमें नहीं भूलना है, ये किसके हैं, स्कंदगुप्त के हैं। खुशनवाज के नेतृत्व में देख रहे हैं हूणों का आक्रमण हुआ, और इसके चीन के पहली बार देखा जाए हूणों का जो आक्रमण ही है वो स्कंदगुप्त के समय होता है, ये हमें नहीं भूलना है। ठीक है, और चीन से इनके राजनयिक संबंध थे। इनके समय में देख रहे हैं सुदर्शन झील का जो है एक प्रकार से कहा जाए उससे नहर निकलवाने का काम किया गया। सुदर्शन झील वही जैसे कि निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अशोक के समय में देख रहे हैं उसकी एक दीवार टूट गई तो उसे पुनर्निर्मित कराया गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि वास्तव में वो बिना पैसा लिए रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार कराया। और आगे देख रहे हैं स्कंदगुप्त के समय भी वहाँ पर प्रणदत्त वहाँ का राज्यपाल है, और जो नगर है चक्रपालित देख रहे हैं वहाँ का नगर प्रशासनिक अधिकारी है। और इनके समय में देख रहे हैं सिंचाई के लिए सुदर्शन झील से नहर को निकलवाया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त के मामले में, और स्कंदगुप्त के बारे में दो तीन बातें हमें जरूर ध्यान रखना है। पहली बात तो हूणों का आक्रमण, वृषभ प्रकार के सिक्के और इनकी उपाधियां, ये तीन चीजें हमें नहीं भूलनी है। और यह गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रमुख अभिलेख हैं, जिसमें खासतौर पर जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गुजरात से संबंधित है। आपसे ऐसे पूछा सकता है जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, गुजरात में है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में भीतरी स्तंभ लेख पूछ सकते हैं कहाँ पर है, गाजीपुर में है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का कौन सा, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख हमें ध्यान रखना है। यही एरण अभिलेख से हमें पहली बार सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ पर दिया गया है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें पहली बार सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गाजीपुर से है, उत्तर प्रदेश से। जूनागढ़ अभिलेख देख रहे हैं कैसे सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में स्थित है। और अगर सती प्रथा का जिक्र पहली बार कब मिला, 510 ईस्वी में हुआ, जहां पर सेनापति गोपराज की पत्नी सती हो गई। सती होने का मतलब यह है कि जब पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी चिता के साथ जीवित पत्नी भी जल करके मर जाती थी। इस प्रथा को हम लोग कहते थे सती प्रथा। क्या कहते थे, सती प्रथा। और इस सती प्रथा का भारत में पहली बार जो प्रमाण है 510 ईस्वी में मिलता है, और किस अभिलेख में, एरण अभिलेख में मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर मिलता है, एरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, कहाँ में मिलता है, एरण अभिलेख में मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में आज। ठीक, और साथ में ताम्रलिप्ति इस काल के बंदरगाह के बारे में अगर अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पूछा जा सकता है गुप्त काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो हमें बताना है ताम्रलिप्ति। कौन सा है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह है। और जो जिससे दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार होता था। वहीं हम भड़ौच की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं पश्चिमी भारत का एक मतलब प्रमुख बंदरगाह है। और ये मौर्यों के समय सबसे प्रमुख बंदरगाह था भड़ौच, लेकिन गुप्तों के समय सबसे बंदरगाह प्रमुख कौन हो गया,
ताम्र लिप्ति, जहां देख रहे हैं ताम्रलिप्ति पूर्वी क्षेत्र में है भारत के, वहीं भड़ोस देख रहे हैं पश्चिमी भारत में स्थित है। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य चीजें दी गई हैं, जैसे उद्रंग का संबंध कैसे है, अस्थायी किसानों से लिए जाने वाले भूमिकर से है। जैसे उद्रंग क्या है, एक प्रकार का भूमिकर है, और वो भूमिकर किससे, जो अस्थायी किसान होते थे उनसे लिया जाता था। इसी प्रकार से उपज का एक बड़ा अच्छा हिस्सा ही उपज के रूप में लिया जाता था। ये दिया है विदक भागम, क्या है, प्राचीन भारत में एक सिंचाई कर होता था तो उसे कहा जाता था विदक भागम। ठीक है ना। कौशे का संबंध रेशम का पर्याय है, रेशम से है, ये नहीं भूलना है। कौशे का संबंध किससे है, रेशम से है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। संस्कृत गुप्त काल के उच्च लोगों की भाषा थी। वारंगल से लोहे के उपकरण हेतु बहुत प्रसिद्ध था वारंगल, और मृच्छकटिकम एक प्रकार का ग्रंथ है जिसकी रचना शूद्रक ने की थी, जिसमें वर्ण व्यवस्था के गिरावट होने का भी संकेत हमें प्राप्त होता है। जिसमें देख रहे हैं एक ब्राह्मण व्यापार का काम कर रहा है। और विष्टि देख रहे हैं क्या है, ये बेगारी कर है, बेगार है, आपसे बिना पैसा दिए हुए काम करा लेना, क्या है, बेगार का हमें प्रमाण भी देखने को मिलता है, और इसे हम विष्टि के नाम से जानते हैं। और ये देख रहे हैं उर्वर, उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, अपृहत प्रतिभूमि को कहा जाता है। और देव मात्रक देख रहे हैं, देव मात्रक कैसी है, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि है। देव मात्रक क्या है, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि है। अमर सिंह के अमर कोश में भूमि के प्रकारों की चर्चा की गई है। यहाँ पर ये जरूर देखना है, अपृत कैसा है, प्रतिभूमि, प्रतिभूमि को मतलब उपजाऊ तो है मतलब उपजाऊ का सेंस है कि उस पर उत्पादन हो सकता है लेकिन कुछ बोया नहीं गया है। और बंजर उसे कहते हैं जिस पर कुछ भी उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अपराहत मतलब प्रतिभूमि, ठीक है ना, बंजर मतलब जिस पर कोई उत्पादन नहीं हो सकता है, देव मात्रक मतलब वर्षा द्वारा सिंचित भूमि। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो गुप्त काल से जुड़े हुए थे, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक ही वीडियो में देखा जाए पूरे गुप्त काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, खासतौर पर सीयूटी की दृष्टि में, उन पर हमने चर्चा की। और फिर आगे हम देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल का एक जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट होगी गुप्तोत्तर काल से जुड़ी होगी, और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत उन छोटे छोटे राजवंशों की हम चर्चा करेंगे जो गुप्तों के पतन के बाद उनकी पृष्ठभूमि पर या उनके समकालीन छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किए थे। तो आगे की क्लास में हम फिर मिलते हैं, और इसके साथ फिर एक बार आपसे आग्रह है कि जो भी आपके भाई बंधु सीयूटी के एग्ज़ाम दे रहे हो उन्हें ज़रूर यह वीडियो शेयर करें, ताकि वो अपना विश्वविद्यालय, अच्छे एक विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, आप सभी को देखने के लिए, देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।